हे स्टूडेंट्स, सो आज जैसा कि आपको थंबनेल से पता लगी गया होगा, हमने एक टीजर भी रिलीज करा था। आज हम शुरू करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ईएम वेव। और मैं पूरी कोशिश करूंगा इस 50 से 60 मिनट की वीडियो में मैं पूरा कंटेंट कवर कर दूं ईएम वेव का, जिससे आपके डेफिनेटली वो 3-4 नंबर पेपर में आ जाए, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। राइट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसा कि आप जानते हो कि बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, डिस्प्लेसमेंट करंट वाला टॉपिक इसमें से कट चुका है ऑफिशियली सीबीएसई की तरफ से। तो हमारे पास जो कंटेंट है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि हमको ये पता होना चाहिए कि ईएम वेव क्या है, राइट। हमको ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन कैसे होती है किसी भी ईएम वेव की। बच्चों, वेव इक्वेशन पर बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड टूल्स दूंगा मैं आपको जो आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे। एनसीईआरटी का से कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो इस लेक्चर को देखने के बाद आपसे ना हो। हालांकि मैं खुद भी कुछ प्रीवियस क्वेश्चन और एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में, राइट। तो हाँ, ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा याद करने वाला पार्ट है कि हर एक ईएम वेव का यूज, उसका फ्रीक्वेंसी रेंज, उसका वेवलेंथ रेंज। तो मेरा मेन फोकस इस क्रैमिंग पार्ट पर नहीं होगा क्योंकि आई एम अ फिजिक्स टीचर। मैं क्रैम तो कुछ भी नहीं करवाने वाला। हाँ, आपको मैं कुछ चीजें जरूर बताऊंगा जिनका आपको ध्यान रखना है, किस वेवलेंथ का या किस ईएम वेव का यूज सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है, राइट। ईएम वेव की प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन बन सकता है और ये तो खैर हमने कवर करना ही है बच्चों, राइट। तो ये आपके सामने जो 4-5 चीजें नजर आ रही है, ये हमारा आज का कंटेंट रहने वाला है और इसी सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, राइट। तो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज ईएम वेव। अब कई बच्चों को ईएम वेव में मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, उनको लगता है कि उनको सब कुछ आता है ईएम वेव में और वो क्वेश्चन फोड़ आएंगे और हर एक क्वेश्चन उनका निकल भी जाएगा। बट कई बार क्या होता है, छोटी छोटी चीजें ही ज्यादा हर्ट करती है ना। तो उन छोटी चीजों में ये जो ईएम वेव है ये उनमें से एक है। कई बार मैंने देखा कि बच्चा बहुत सिली मिस्टेक कराता है ईएम वेव के अंदर, राइट। तो शुरुआत करते हैं कैसे हमने ईएम वेव को समझना है। देखो, फिजिक्स में जब भी हम किसी भी चार्ज को रेस्ट पर डिफाइन करते हैं, जब भी चार्ज रेस्ट पर होता है तो वो क्रिएट करता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पर पूरी यूनिट थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टर्म 1 में, आपको पता होगा, राइट। अगर वही चार्ज किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, राइट, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो वो अपने आसपास बनाने लग जाएगा एक मैग्नेटिक फील्ड, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपने तीसरे, चौथे, पांचवें चैप्टर में इसको पढ़ा था आपने, राइट। लेकिन अगर वही चार्ज एक्सेलरेट कर दिया जाए, अगर उसी चार्ज को एक्सेलरेट कर दिया जाए या ऑसिलेट कर दिया जाए, तब वो अपने साथ दोनों चीजें क्रिएट करेगा, यानी कि बनाएगा मैग्नेटिक भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी। क्या तुम समझे इस बात को? और सबसे खास बात जो आपको समझनी है, सबसे खास बात, ये दोनों फील्ड जब भी एक ही समय में एक साथ आएंगे तो हमेशा जो बी वेक्टर होगा, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो परपेंडिकुलर होगा किसके? ई वेक्टर की। ये बात मुझे हमेशा पता होनी चाहिए, राइट। बी वेक्टर हमेशा किसके परपेंडिकुलर होगा? ई वेक्टर के, राइट। तो अब यहां पर ईएम वेव का क्या कनेक्शन है वो देखते हैं हम। ईएम वेव कैसे रिप्रेजेंट होगी और क्या लॉजिक रहेगा। देखो, मैंने बोला चार्ज एक्सेलरेट होगा तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि व्हाट इज ईएम वेव। तो मैं बोलूंगा यार, इट इज अ वेव बेसिकली व्हिच कंसिस्ट ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये सब बातें आपको नोट्स में मिल जाएगी। मेरा काम है आपको चीजें ड्राइव करके देना। नोट्स में से अंडरलाइन करके मैं नहीं पढ़ाता होता और ना मुझे वो पसंद। जहां पर जरूरत होगी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट इज दैट वेव इन व्हिच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट साइनोसॉइडली, मींस दोनों के दोनों साइन वेव बनाएंगे, राइट, एंड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। देखो, पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया है, जैसे कि मैं यहां बना रहा हूं, ड्रॉ ईएम वेव गोइंग इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, अब मैं आपको कुछ सिली मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा कि बच्चे इसको कैसे करेगा और क्या गलती करके आएगा। देखना जरा। सबसे पहले तो मैं बनाता हूं ये 3D प्लेन लाइक दिस, कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूं आपके लिए। बनाना कैसे है ये तो मुझे पता है कि भाई जो यहां पर मैं बनाऊंगा इस तरफ, ये तो रहने वाली है वेव डायरेक्शन। वेव किस डायरेक्शन में जा रही है? वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है, फाइन। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड में रिप्रेजेंट करता हूं।
मैं इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करता हूँ, मान लो ये मैंने एक ब्लू लाइन बनाई ऐसे, फिर ये ऐसे, साइन फंक्शन बेसिकली, ठीक है। और इसी साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड हम ऐसे बना लेते हैं, कुछ ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये चीज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मैं ये चीज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हुआ, जिस इंस्टेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हुआ, उसी इंस्टेंट पर मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम है। जिस इंस्टेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ, उसी इंस्टेंट पर मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो है, राइट। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंटेशन दिखा देंगे कुछ ऐसे, ये आपको अपनी एनसीईआरटी बुक्स में भी देखने को मिल जाएगी। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, इस तरह से। यहां पर ना सबसे बड़ा सवाल जो है ना वो ये है, ये डायग्राम तो खैर कोई भी बना लेगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ये ब्लू लाइन से क्यों दिखाया। व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस ब्लू लाइन, व्हाई आई एम सेइंग कि इलेक्ट्रिक फील्ड यही है और व्हाई आई एम सेइंग कि मैग्नेटिक फील्ड यही है, राइट। हमने तो ये पढ़ा ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो क्या फर्क पड़ता है अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को नीचे बना दूं और मैग्नेटिक फील्ड को ऊपर बना दूं। मींस अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को जेड एक्सिस में दिखा दूं, दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को जेड एक्सिस में दिखा दूं और मैग्नेटिक फील्ड को मैं वाई एक्सिस में दिखा दूं, क्या फर्क पड़ता है, परपेंडिकुलर तो फिर भी रहेंगे। यही आप गलती मत करना। यहाँ पर एक और कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए बच्चों, एक और कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या, कि जो डायरेक्शन होगी, जो डायरेक्शन वेक्टर आपको मिलेगा, जो डायरेक्शन वेक्टर मिलेगा ईएम वेव का, वो इस बात को जरूर सेटिस्फाई करना चाहिए, दैट इज ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर ई क्रॉस बी कर मुझे आई कैप डायरेक्शन मिल रही है तो मेरा डायग्राम बिल्कुल ठीक है। अगर ई क्रॉस बी करके मुझे आई कैप डायरेक्शन नहीं मिल रही तो इसका मतलब मेरा डायग्राम गलत है। अब ई क्रॉस बी के लिए हम यूज करते हैं बच्चों, आपको पता ही है, हम स्क्रू रूल यूज कर सकते हैं या पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल यूज कर सकते हैं। ऐसे हम तो देखो राइट हैंड पाम रूल के लिए सी, अगर मैं ऊपर की तरफ ई बना रहा हूं तो ये मेरा राइट हैंड का पाम ऐसे, अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है मतलब जेड एक्सिस में, तो ई क्रॉस बी, हम देखो उधर जा रहे हैं, ई क्रॉस बी, देखो थंब उधर जा रहा है, यानी कि ये जो थंब है ये रिप्रेजेंट करेगा क्या, ये रिप्रेजेंट करेगा वेव की डायरेक्शन, और वेव की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए थी, एक्स एक्सिस। तो ये बात को सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को जेड एक्सिस में दिखाता, मैग्नेटिक फील्ड को वाई एक्सिस में दिखाता, तो ये हो जाता ई क्रॉस बी। ई मतलब ई वेक्टर इज इन जेड एक्सिस, ई वेक्टर, और ऊपर की तरफ क्या दिखाता, मैग्नेटिक फील्ड, ई क्रॉस बी, देखो थंब इधर जा रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब अगर मैं नीचे की तरफ बनाता हूँ ई और ऊपर की तरफ बनाता हूँ वी, तो वेव डायरेक्शन कहाँ डिफाइन हो जाएगी बच्चों, वेव डायरेक्शन डिफाइन हो जाएगी नेगेटिव एक्स एक्सिस में। इसलिए डायरेक्शन बहुत मैटर करती है, इन चीजों का ध्यान रखना, राइट। इसका मतलब अगर आपको डायरेक्शन चाहिए आई कैप में, राइट, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा किस में होना पड़ेगा, जे कैप में, और मैग्नेटिक फील्ड को किस में होना पड़ेगा, हमेशा के कैप में, तभी आपको आई कैप मिल जाएगा। इसी तरह से बच्चों अगर आपको मान लो ये मिल जाए कि भाई जो वेव डायरेक्शन है, मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव जेड एक्सिस है। अब अगर पॉजिटिव जेड एक्सिस आपको वेव डायरेक्शन चाहिए तो इससे एक चीज क्लियर हो गई कि ई वेक्टर और बी वेक्टर या तो आई कैप क्रॉस जे कैप मिलेगा या जे कैप क्रॉस आई कैप मिलेगा। आपको सोचना है कि आपको के कैप कैसे मिल सकता है, यहाँ पर के कैप नहीं आएगा, सॉरी, आपको सोचना है कि आपको के कैप कैसे मिलेगा। देखो इसका एक थोड़ा सा अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं, मुझे चाहिए जेड एक्सिस है, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पर ना ऐसे 3D वेक्टर्स बनाता हूँ, ये वेक्टर यूज हो रहा है इसके अंदर सारा, राइट। तो मैं इसको मान लेता हूँ ये जेड है, ठीक है, सपोज दिस इज जेड, दिस इज वाई और दिस इज एक्स, क्या फर्क पड़ता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो है। मैं चाहता हूं कि भाई मुझे मिल जाए के कैप डायरेक्शन, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को कहां पर जाना पड़ेगा, देखो ई क्रॉस बी, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को आना पड़ेगा कहां पर बच्चों, जे कैप में, और मैग्नेटिक फील्ड को कहां पर आना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड को आना पड़ेगा आई कैप में। यानी कि जे कैप इज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, I cap is for magnetic field, and only then you can get positive z direction of EM wave.
इन बातों का ध्यान रखना। और डेफिनेटली अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन उठाकर देखोगे तो उसमें 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप अभी आप नोटबुक पे ये चीज बना पा रहे होंगे। तो थोड़ा सा और आगे चले, इस ईएम वेव की रिप्रेजेंटेशन आई होप आपको समझ आ गई होगी। मेरा पूरी कोशिश रहेगी कंटेंट सारा कवर करना। डिटेल वीडियोस मेरे अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर भी है, नवनीत भंडारी फिजिक्स के नाम से, आप उसको सर्च कर सकते हो। डिटेल कंसेप्ट वीडियो वहां पर है, सारी अवेलेबल है, राइट। अब आगे चलते हैं। यहां पर एक और बात जो मुझे समझ आ रही है बच्चों, वो ये है, देखो कि अगर मैं वेव इक्वेशन की बात करूं, ये वेव इक्वेशन जो है हमने +1 में पढ़ रखी है, सबसे आखिरी चैप्टर हुआ करता था एसएचएम के बाद वाला। तो किसी वेव इक्वेशन को अगर हम लिखते हैं तो कोई भी वेव पोजीशन और टाइम दोनों का फंक्शन होती है, उसमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों डिफाइन करने पड़ते हैं। और वेव इक्वेशन को लिखने का तरीका क्या होता है, एम्पलीट्यूड ए, इसको साइन की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, कोस की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, डिपेंड करता है कि t = 0 पर वेव 0 से स्टार्ट हुई के किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से स्टार्ट हुई, kx माइनस ओमेगा टी। यहां पर एक चीज मैं आपको बता देता हूं, इस वेव इक्वेशन का पूरा पोस्टमार्टम हमको करना पड़ेगा बच्चों। देखो ये वेव इक्वेशन है, ठीक है, x और t का फंक्शन, अगर यहां पर सिर्फ t का फंक्शन होता तो एसएचएम मोशन डिफाइन हो जाता बच्चों। थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं, देखो अगर कोई पार्टिकल इस तरह से वेव की फॉर्म में, प्रोग्रेसिव वेव की फॉर्म में जा रहा है, राइट, तो अगर प्रोग्रेसिव वेव को में अगर आपने किसी पार्टिकल को डिफाइन करना, मान लो इस पार्टिकल को डिफाइन करना, सबसे पहले तो आपको दूरी पता होनी चाहिए कि ओरिजिन से कितना दूर है, राइट। और जब आप ओरिजिन से इतना दूर चलकर आ जाओगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसका ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या है, ताकि आप उसको एक फिक्स पोजीशन पर लोकेट कर सको। अगर मुझे किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को स्पेसिफाई करना है तो पहले मुझे एक्स एक्सिस में कुछ डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा कि 3 मीटर दूर ये पार्टिकल इस टाइम पीरियड से ऑसिलेट कर रहा है, तो इतने टाइम में ये पार्टिकल बिल्कुल मेरी नजरों के सामने होगा, राइट। ये थी थोड़ी सी डिटेल बात। इसलिए वेव इक्वेशन जो है वो x और t दोनों का फंक्शन होती है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पर, राइट। तो इसका पोस्टमार्टम आप थोड़ा सा करते हैं कि भाई मुझे क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। वेव इक्वेशन आपके सामने मैंने लिख दी, अब देखते हैं कि क्या क्या चीजें मेरे काम की है इसके अंदर और क्या क्या चीजें मुझे पता होनी चाहिए। डेफिनेटली ए का मतलब होगा एम्पलीट्यूड, राइट। अगर आप देख पाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक साइन वेव बना रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी एक साइन वेव बना रहा है। वो अलग बात है कि दोनों परपेंडिकुलर, लेकिन दोनों के दोनों साइन वेव तो बना रहे हैं। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वेशन लिखना चाहूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वेशन लिखी जाएगी E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखना चाहूं अगर मैं, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखी जाएगी P नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, राइट। डायरेक्शन अगर मैं इसके ऊपर वेक्टर लगा दूं तो मुझे यहाँ पर डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफाइन करा था आपको जे कैप में और मैग्नेटिक फील्ड में आपको डिफाइन करके दे रहा था कहां पर, के कैप में, राइट। डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी आपको। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हाँ, यहाँ पर जो E नोट और B नोट है ना बेटा, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आप देख पा रहे हो वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैक्सिमम वैल्यू तक जा रहा है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो ये बड़े वाला एरो है, जो ये वाली वैल्यू है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह से ये वाला जो बड़ा सा एरो है, ये वाली वैल्यू क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। दोनों सेम टाइम पर मैक्सिमम है और सेम टाइम पर दोनों की दोनों जीरो है, राइट। अगर हम इस वेव इक्वेशन को थोड़ा सा और डिटेल में समझे, इस वेव इक्वेशन में अगर हम और डिटेल में जाए थोड़ा सा वेव इक्वेशन में, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको भी मैं दिखाऊंगा अभी। यहां पर इस k को बच्चों, इस k को हम बोलते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट। इस k को हम बोलेंगे बच्चों प्रोपगेशन कांस्टेंट, और प्रोपगेशन कांस्टेंट को लिखा जा सकता है 2 पाई बाय लैम्डा, राइट। सो k कैन बी रिटन एज 2 पाई बाय लैम्डा, याद रखना। और एक और चीज, k को मैं ओमेगा बाय v भी लिख सकता हूं, एंगुलर वेलोसिटी बाय में लीनियर वेलोसिटी। बताऊं कैसे आया फॉर्मूला ये वाला, मैं आपको बताऊं ये फॉर्मूला कैसे आया। देखो ये फॉर्मूला आया ऐसे, देखो अगर आप इस रिजल्ट को 2 पाई बाय लैम्डा को फ्रीक्वेंसी से ही मल्टीप्लाई और फ्रीक्वेंसी से ही डिवाइड कर दो, तो लैम्डा इंटू में म्यू बनाता है v और 2 पाई म्यू बनाता है ओमेगा। तो जब भी अगर आपको k मिल जाए तो k से आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, k से आप एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, k से आप वेवलेंथ भी निकाल सकते हो। ये k बहुत इंपॉर्टेंट है। और k के साथ जो भी अल्फाबेट लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर x लिखा हुआ है, तो ये x मुझे बता रहा है वेव डायरेक्शन की, जो वेव है वो एक्चुअल में कहां पर जा रही है, वो वेव एक्चुअल में x डायरेक्शन में जा रही है। तब इसका नाम है प्रोपगेशन कांस्टेंट। किस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है वो हमको k बताएगा, ठीक है। यहाँ पर जो ये ओमेगा है बच्चों, नो डाउट ये ओमेगा का मतलब क्या होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी।
है ना। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम 2 पाई म्यू भी लिख सकते हैं, मीन्स ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई म्यू। एसी में आपने ये सब चीजें पढ़ रखी है, अल्टरनेट करंट जब चैप्टर था। अगर kx और ओमेगा टी का जो साइन है वो डिफरेंट है, मींस ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसका मतलब वेव किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, मींस पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है। अगर दोनों साइन सेम होते तो इट मींस वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको शॉर्ट नोट्स अगर आप बना रहे हो तो की पॉइंट में लिख लो। इफ बोथ like kx and omega t are having same sign, then it means wave is in negative direction। वो नेगेटिव डायरेक्शन यहां से पता लगेगी कि x की है कि y की है कि z की है, राइट। ओके, तो ये हमारे पास है वेव इक्वेशन। और बातें मुझे जो पता होनी चाहिए वो क्या है, देखो और बातें जो मुझे पता होनी चाहिए वो है क्या, बेसिकली ये साइड में मैं कर देता हूं। मुझे और ये पता होना चाहिए बच्चों कि हमेशा ई नोट को अगर हम बी नोट से डिवाइड करें तो ये फैक्टर हमेशा स्पीड ऑफ लाइट c के बराबर होगा, राइट। मींस 3 × 10⁸8। एक और चीज जो मुझे पता होनी चाहिए वो ये कि हम स्पीड ऑफ लाइट को ये भी लिख सकते हैं 1/√μ0 ये म्यू नोट का मतलब आपको पता है परमिएबिलिटी, और एप्सिलॉन नोट का मतलब पता है आपको परमिटिविटी। क्योंकि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों ही तरह के फील्ड है, इसलिए वहां पर परमिटिविटी भी है और परमिएबिलिटी भी है। मींस अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि why speed of light decreases when it goes from rarer to denser। अरे सर ये क्या पूछ लिया आपने, ये तो हमको पता है यार, तुमको पता तो है, लेकिन ये हुआ कैसे, लाइट की स्पीड डिक्रीज क्यों कर रही है रेयर से डेंसर में? उसका रीजन यही तो है क्योंकि यहाँ पर वैक्यूम में तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है, लेकिन डेंसर मीडियम में हम क्या लिखेंगे, रिलेटिव परमिएबिलिटी इनटू म्यू नॉट और रिलेटिव परमिटिविटी इनटू एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वजह से जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिफाइन हो जाएगी 1/μr/μ0 राइट। तो ये डिफाइन हो जाएगी, इसलिए देखो डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो इसलिए लाइट की स्पीड भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मैं वही कह रहा हूँ, ये डिटेल कंटेंट है, आपको शायद किसी यूट्यूब चैनल के वन शॉट में नहीं मिलने वाला, ये मेरा प्रॉमिस है। क्वांटम एकेडमी का एक ही मेन मोटिव है कि अच्छी एजुकेशन और अच्छे कंसेप्ट को देश के कोने कोने तक पहुंचाना। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज किसी जरूरतमंद की सहायता करो, उसको वीडियो शेयर करो, लिंक भेजो और बोलो कि भाई इसको देख ले, शायद हो सकता है कि तू अच्छे नंबरों से पास हो जाए, राइट। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब इसमें एक और चीज भी मुझे डिफाइन करनी आनी चाहिए बच्चों, देखो राइट। ऐसे ही अगर कोई मुझसे पूछ ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड? अरे फेज डिफरेंस का मतलब क्या है, दोनों सेम टाइम पर मैक्सिमम है, दोनों सेम टाइम पर जीरो है, दोनों सेम टाइम पर फिर से मैक्सिमम है, दोनों सेम टाइम पर जीरो है, तो फेज डिफरेंस तो कुछ भी ना हुआ भाई, क्योंकि दोनों के दोनों साइन वेव ही तो है, साइन फंक्शन दोनों के दोनों, तो फेज डिफरेंस जीरो हुआ। अगर t = 0 पर एक वेव होती मैक्सिमम वैल्यू पर और एक वेव होती मिनिमम वैल्यू पर, तो मैं बोलता कि उनके अंदर फेज डिफरेंस है 180 डिग्री का। अगर टाइम = 0 पर एक वेव ओरिजिनेट होती मैक्सिमम वैल्यू से और दूसरी होती 0 से, तो मैं बोलता यार फेज डिफरेंस है 90 डिग्री, राइट। इस वक्त तो दोनों सेम टाइम पर मैक्सिमम, सेम टाइम पर मिनिमम, तो फेज डिफरेंस बच्चों कितना होगा, 0 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। चलो मेरा मन है कि क्यों ना यार कुछ क्वेश्चन से देख ले यार, कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस भी तो कर सकते हैं ना, व्हाई टू वेट, साथ साथ ही क्वेश्चन लगा लेते हैं। अरे साथ साथ ही क्वेश्चन लगाएंगे ना हम। देखो ये क्वेश्चन तो मेरे सामने आ गया, देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अभी हम एक्चुअल में नए यूट्यूब पर है ना, तो वो यूट्यूब वाली जो एक्सपर्टीज है वो धीरे धीरे हमारे अंदर आएगी। मुझे ये नहीं पता लग रहा कि इसको जूम, हाँ हो गया, जूम हो गया। आई होप आप थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। यहाँ पर बच्चों मैं एक बार देख लेता हूँ कि क्या क्लैरिटी बन रही है कि नहीं बन रही है। बिल्कुल बन रही है, सब कुछ विजिबल है। देखो मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन आपको दे रखी है और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, वाई एक्सिस में है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ और मैं इस इक्वेशन को दोबारा से लिख भी देता हूँ, शायद हो सकता है विजिबल ना हो। हमको बेटा ये गिवन है कि जो बी वाई है वो है 2 × 10⁻⁻⁷, फिर लगा हुआ है साइन, और फिर लगा हुआ है 5 × 10⁻², फिर लगा हुआ है x, फिर लगा हुआ है प्लस, और फिर लगा हुआ है, आई
आई थिंक 1.5 इंटू 10⁻11 t और फिर लगा हुआ है टेस्ला। ठीक है भाई, ये अपने को गिवन है। मैग्नेटिक फील्ड है पॉजिटिव y एक्सिस में, ऐसा अपने को गिवन है। ठीक है, सबसे पहला सवाल ये पूछा है कि भाई वेवलेंथ बताओ क्या होगी। यार वेवलेंथ कहाँ पर मिलेगी अपने को? वेवलेंथ मिलेगी 2π/λ = k में। k को आइडेंटिफाई कर लो भाई, ये x के साथ जो लिखा हुआ है कंपेयर करके देखे क्या? कंपेयर करके देखे क्या? ये हो जाएगा a sin kx + ω t। कंपेयर करके देखा हमने तो अपने को मिला ये है, देखो kx + ω t, राइट। अब k तो डायरेक्ट डिफाइन हो रहा है, k का वैल्यू कितना डिफाइन हो रहा है यहाँ पर लिख देता हूँ। k का वैल्यू डिफाइन हो रहा है यहाँ पर 5 × 10⁻², दिस इज k। और इसको कंपेयर किससे करना है भाई? 2π/λ। एक समझदार बच्चा इसको आसानी से कर सकते हैं यार। अगर इसको भी मुझे करने की जरूरत है तो भाई देखो यहाँ पर मैं अगर लैम्डा निकालना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर मैं लैम्डा निकालना चाहता हूँ तो लैम्डा क्या बन जाएगा? लैम्डा बन जाएगा 5 × 10⁻², राइट। नहीं, ये 1/λ बनेगा। एक्चुअल में लैम्डा बन जाएगा, इसको कट करते हैं। लैम्डा ऊपर ये आएगा 2π/5 × 10⁻² = लैम्डा। बाकी कैलकुलेटिव पार्ट जो है वो तुम करोगे, राइट। कैलकुलेटिव पार्ट अपने लेवल पर देख लेना। सिंपल सा क्वेश्चन से कैसे कंपेयर करो था, वेव इक्वेशन की अच्छी नॉलेज की जरूरत है, राइट। अब मेन पार्ट पर आते हैं। मेन पार्ट पर आता है जो इसका अगला पार्ट है। यहाँ पर इन्होंने ये पूछा बच्चों कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन लिखो। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन लिख देते हैं एक बार। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी एक्सप्रेशन लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर भाई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगा E0 sin kx - ω t। फाइन, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि k एज इट इज आएगा, ओमेगा एज इट इज आएगा, हमको बस E0 डिफाइन करना है। लेकिन हाँ, मुझे B0 तो पता है ना। अभी आपको एक मैंने चीज बताई थी कि भाई E0/B0 को हम C लिख सकते हैं। तो E0 निकालने के लिए बच्चों क्या करो, 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ से किसको मल्टीप्लाई कर दो? 2 × 10⁻⁻7। ये कितना बन जाएगा? 6, राइट। बेस सेम तो पावर ऐड, तो 8 - 7 1, तो यानी कि ये बन जाएगा 60। तो भाई E0 का वैल्यू कितना आ गया? 60 है। यूनिट क्या होगी? न्यूटन कूलम इनवर्स या वोल्ट मीटर इनवर्स। बस यहाँ पर फिट कर दो इसको। अरे यहाँ पर फिट कर दो, इसको साइड में ले जाते हैं। चलो डाटा आपके पास है, इसको मैं साइड में ले देता हूँ। कलर दूसरा यूज कर लेते हैं हम। यहाँ पर देखो जरा, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई, वेव जा रही है x एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड है y एक्सिस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होगा? चलो समझने की कोशिश करते, दिमाग लगाते। देखो वेव डायरेक्शन कहाँ पर है भाई? वेव डायरेक्शन है नेगेटिव x एक्सिस, तो ये होगी नेगेटिव x एक्सिस वेव डायरेक्शन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इस तरह से चीजें बना दूं, राइट, नेगेटिव x एक्सिस मुझे चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर kx और ओमेगा t है, दोनों का साइन सेम, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो सकता है? ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ले लेता हूँ यहाँ पर, यानी कि k कैप में, और मैग्नेटिक फील्ड को ले लेता हूँ मैं y डायरेक्शन में, मतलब कि j कैप में, तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट सेटिस्फाई हो रहा है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लाइंग किस नहीं कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड k कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड k कैप क्रॉस j कैप, k कैप क्रॉस j कैप। डायरेक्शन देखो, थंब देखो कहाँ जा रहा है, माइनस x एक्सिस में, राइट। तो इसलिए जब मैं वेव इक्वेशन लिखूंगा बच्चों, तो मैं यहाँ पर ये जरूर देखो, E0 मैंने कैलकुलेट कर लिया है, राइट। तो मैं यहाँ पर ये चीज लिख दूंगा भाई, मैं यहाँ पर ये चीज लिख दूंगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई वो है कहाँ पर, वो आ रहा है z एक्सिस में, राइट। और यहाँ पर क्या लिखा दूंगा मैं, k कैप, यहाँ पर लगा दूंगा वेक्टर E0 की वैल्यू में पुट कर दूंगा 60 sin kx माइनस ओमेगा t एज इट इज। आई होप आपको अब तक के कंटेंट से ये चीजें समझ आ रही होगी, है ना। एक और क्वेश्चन बनाकर देखते हैं, एक और क्वेश्चन बनाकर देख लेते हैं बच्चों। देखो इस क्वेश्चन को कोशिश करो कि यार तुम खुद सोल्व कर लो, मतलब मेरी जरूरत ना पड़े यार, मैं चाहता हूं कि तुम खुद इसको सोल्व करो, ठीक है। देखो यहाँ पर भी एक वेव इक्वेशन गिवन है, इस वेव इक्वेशन को मैं ढंग से लिख देता हूँ। ये जो वेव इक्वेशन है ना बच्चों, ये वेव इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं,
जो गिवन भी है, ये गिवन है, ये एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही मैंने पिक कर रखा है, आप चाहो तो वहां से ओपन कर लो। 3.1 कोस, ये कोस फॉर्म में दे रखे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। 1.8 y प्लस 5.4 इंटू 10⁻6 t, ये हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है, जल्दी से इसको करते हैं। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या होगी प्रभु, अगर के वाई है और दोनों साइन पॉजिटिव है तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या होगी, नेगेटिव वाई एक्सिस। वेवलेंथ कैसे निकालेंगे रात से मेरी तबीयत भी खराब है थोड़ी सी, और क्या करें, ये छोटी छोटी बातें यार तुम्हारे स्कोर से के सामने कुछ भी नहीं है। तो 1.8 का वैल्यू है के, इसको कंपेयर कर देंगे किससे हम, 2 पाई बाय लैम्डा से बच्चों, राइट, यहाँ से लैम्डा आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी पूछ ली भाई, फ्रीक्वेंसी भी निकल जाएगी क्योंकि ओमेगा दे रखा है। अरे ओमेगा कितना दे रखा है, ओमेगा दे रखा है 5.4 इंटू 10⁻6, और ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई म्यू, यहाँ से फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ यार, और तुमसे पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड लिखो, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड लिखो। भाई मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड भी निकाला जा सकता है, अभी तो मैंने आपको बताया, अरे अभी तो बताया E0 बाय V0 किसके बराबर, C के बराबर, तो B0 निकाल रहे है ना। B0 का मतलब क्या हो जाएगा, E0 बाय C, डिवाइड कर देना। E0 कितना गिवन है, ये रहा E0 3.1 डिवाइड बाय 3 इंटू 10⁸8, राइट। और मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन पूछ लिया, जो तुम निकालोगे उसको एज इट इज यहाँ पर पुट कर देना और डायरेक्शन खुद से देख लेना। ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जैसे मैंने पिछले में डायरेक्शन निकाली ना क्रॉस प्रोडक्ट से, इसमें खुद निकालने की कोशिश करना कि क्या आएगी, राइट। एक और क्वेश्चन बनाकर देखते हैं भाई, ये मेरा पर्सनल फेवरेट और बहुत ही अंडरडॉग क्वेश्चन है ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको परेशान कर सकता है। पता नहीं क्यों मेरी सिक्स्थ सेंस कह रही है कि अगर ये क्वेश्चन पेपर में है तो मोस्टली बच्चे इसको गलत करके आएगा, पता नहीं क्यों, बट मुझे ऐसा लगता है, राइट। इसको भी थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए, ये भी अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन मैंने निकाला है यहाँ पर। देखो मेरा मेन मोटिव था इस लेक्चर का वो कंटेंट डिलीवर करना यार, जो शायद वन शॉट में कोई और टीचर नहीं डिलीवर कर रहा। बेटर टू क्रैम वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, उसको क्रैम, उस पर मैं एनर्जी वेस्ट करता कि भाई इसका यूज ये है, इसकी वेवलेंथ ये है, हाँ वो मैं बताऊंगा, लेकिन उस पर मैं 40 मिनट बर्बाद तो बिल्कुल नहीं करने वाला, उसमें मैं सिर्फ 5 या 10 मिनट बर्बाद करूंगा, क्योंकि आपने वो खुद ही याद करना है। ये चीजें टेक्निकल है, ये यहाँ से फिजिक्स डिफाइन होती है, यहाँ से टीचर की नॉलेज का थोड़ा सा पता लगता है, ठीक है, ओके। चलो अब हमको यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर हमको क्वेश्चन में ये बोल रखा है भाई कि 5% of the power of 100 watt light bulb is converted into visible radiation। एक काम करते हैं भाई, जो टोटल पावर है 100 वाट, इसका 5% कितना होगा, तो 100 को 5/100 से डिवाइड कर दे। हाँ 100 का 5% कितना होगा, 100 का 5% तो 5 ही होगा, क्यों भाई 100 का 5% तो क्या होगा, 5 ही होगा। तो पावर कितनी आ रही है, 5 वाट, जो कि विजिबल लाइट में कन्वर्ट हुई है, जो जिसको हम देख सकते हैं। आपको बताने की एवरेज इंटेंसिटी क्या होगी 1 मीटर की दूरी पर। चलो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यार इंटेंसिटी के बारे में। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है बेसिकली, देखो मैं बोल सकता हूँ पावर, ठीक है, या फिर एनर्जी ओवर टाइम ओवर एरिया। इस एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूं, पावर इंटू, यहां पर 3 आएगा, सॉरी यहां पर नहीं आएगा, रुको थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, देखो इसके लिए आपको ड्यूल नेचर को थोड़ा सा रिमाइंड करना पड़ेगा। ड्यूल नेचर में क्या था, अगर आपको याद हो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर सेकंड निकालो, इतने वाट का बल्ब है, राइट। तो आप क्या करते थे नंबर ऑफ फोटोन्स के लिए, आप सीधा सीधा पावर को एनर्जी से डिवाइड कर देते थे, पर एक्चुअल में क्या था कंसेप्ट, ये था NH/μ इक्वल्स टू पावर। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी का मतलब होता है कितनी एनर्जी कितने टाइम में कितने पर यूनिट एरिया पर गिर रही है, राइट। एनर्जी का मतलब क्या था, कितनी एनर्जी कितने टाइम में कितने पर यूनिट एरिया पर गिर रही है। अगर आपको यहाँ पर इंटेंसिटी निकालनी है तो आप सीधा देखो इंटेंसिटी निकालनी है, राइट, और 1 मीटर का डिस्टेंस दे रखा है। अब यहाँ पर कुछ टाइम का अपने को सिस्टम नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे कि जो टाइम है वो पर सेकंड ले लेंगे, राइट। अगर मुझे इंटेंसिटी निकालनी है तो मैं सीधा सीधा बोलूंगा कि भाई जो भी पावर है उसको एरिया से डिवाइड कर लो। एक्चुअल में एरिया 4πr² क्यों लिया, क्योंकि अगर बल्ब है, राइट,
बल्ब का जो वेवफ्रंट बनेगा बच्चों वो स्फेरिकल वेवफ्रंट बनेगा, राइट। और सफेयर का एरिया क्या होता है 4πr², और जो सफेयर की रेडियस ली जाएगी यहाँ पर वो क्या ली जाएगी 1 मीटर, क्योंकि बल्ब से 1 मीटर की दूरी पर आपसे इंटेंसिटी पूछे, 1 मीटर की दूरी ये, यानी कि सफेयर का जो रेडियस होगा 1 मीटर होगा। तो बस पावर को 4πr² से डिवाइड कर दो, क्योंकि इंटेंसिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के स्क्वायर के, जितना दूर जाओगे उतनी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, राइट। सो पावर कितनी है यहाँ पर भाई, पावर है 5, राइट। एरिया कितना हो जाएगा 4π इंटू में 1 का स्क्वायर 1, इसको सोल्व कर रहे हैं ना, आपको आपकी बात का आंसर मिल जाएगा। उसके बाद ये पूछा है कि 10 मीटर की दूरी पर क्या होगा, 10 मीटर की दूरी के लिए क्या करो, 10 मीटर की दूरी के लिए क्या करो, 10 मीटर के लिए आप क्या कर सकते हो, आप 10 मीटर के लिए ऐसा कर सकते हो, ओ भाई इसको साइड में कर देते हैं। 10 मीटर के लिए बच्चों आप ये कर सकते हो कि power divided by 4π 10 square and it will give you what, intensity, right। power falling over area divided by tt का मतलब है 1 सेकेंड यहाँ पर, राइट। तो यहाँ से आपको इंटेंसिटी मिल जाएगी 10 मीटर की दूरी पर। ऑब्वियसली जितना मैं दूर जाऊंगा रेडिएशन से इंटेंसिटी उतनी कम हो जाएगी, क्लियर है। ओके आगे चलते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है ये देखो ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है और ये आप खुद भी कर सकते हो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप वीडियो को पॉज करके खुद से सोल्व करो अगर, राइट। मैं चाहता हूं कि तुम इस वीडियो को पॉज करके खुद से सोल्व करो। देखो यहां पर बेसिकली क्या गिवन है, if electric field amplitude in electromagnetic wave is 120 Newton Coulomb inverse, frequency is 50 megahertz, भाई सब b नोट ओमेगा k लैम्डा, क्या क्या बताना लिख देता हूँ, b नोट बताना है, ठीक है। b नोट कैसे मिल जाएगा बाय द वे, b नोट मिल जाएगा e नोट बाय c से, भी आपको मैंने रिलेशन बताया। ओमेगा 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 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2π म्यू, या फिर ओमेगा को निकालने के लिए k तक चल सकते हो, यानी कि ओमेगा बाय v। देखते हैं क्या मिलता है, राइट। लैम्डा 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 बताना है तो लैम्डा भी मिल जाएगा। चलो एक काम करते हैं, पहले गिवन बातें लिखते हैं। ई नोट का वैल्यू कितना है, ई नोट का वैल्यू है 120, राइट। और फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई, फ्रीक्वेंसी म्यू है 50, मेगाहर्ट्ज का मतलब है 10⁶ हर्ट्ज, ठीक है बात, ओके। यहाँ से यार इतनी इन्फॉर्मेशन से अपने को बी नोट पूछ लिया। बी नोट के लिए मैंने आपको बताया ना, ई नोट डिवाइड बाय सी कर दो यार। कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं नहीं करूंगा, वो तुम देखो अपने एंड पर, मेरा काम है तरीका बताना। ओमेगा निकालना है, ओमेगा कहाँ से मिलेगा भाई, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पता है तो ओमेगा का मतलब हो जाएगा 2π म्यू, मतलब इस रिजल्ट को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2π से मल्टीप्लाई कर दो। एंड डोंट फॉरगेट टू कन्वर्ट इट इनटू हर्ट्ज। अगर तुम मेगा हर्ट्ज से हर्ट्ज बनाओगे तभी तुम ये रेडियन में निकाल पाओगे, रेडियन पर सेकंड में निकाल पाओगे, अदरवाइज आपका आंसर गलत आएगा। के का वैल्यू कैसे मिलेगा, के का वैल्यू निकालने के लिए, के का वैल्यू निकालने के लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। के का वैल्यू मिलता है 2π लैम्डा से। तुम एक काम कर सकते हो बच्चों, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को हम c लैम्डा लिख सकते हैं, राइट। तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है अपने को कितनी 50 × 10⁶, राइट। और c का वैल्यू होता है 3 × 10⁸, तो इट विल बी 3 × 10⁸ ओवर लैम्डा इक्वल्स टू म्यू। म्यू आपको गिवन है तो यहाँ से लैम्डा डिफाइन हो जाएगा, राइट। उसके बाद है एक्सप्रेशन फॉर ई वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो यार सुनो ई वेक्टर और बी वेक्टर का एक्सप्रेशन भी कैसे लिखना है, इधर देखो, इसको मैं रब कर रहा हूँ यार, इसको मैं रब कर रहा हूँ। एनसीईआरटी सारी की सारी ही इसमें डिस्कस हो जाएगी आपकी, एनसीईआरटी सारी की सारी डिस्कस हो जाएगी। देखो यहाँ पर ना एक्सप्रेशन लिखना है, तो एक्सप्रेशन ई वेक्टर का क्या होगा, डेफिनेटली ई नोट होगा, ई नोट आपको गिवन है, फिर आप साइन और फिर क्या लिख सकते हो ओमेगा टी माइनस के एक्स, राइट। क्योंकि अपने को यहाँ कुछ मेंशन ही नहीं है कि वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, तो अपनी तरफ से आप इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लो। बी वेक्टर का एक्सप्रेशन क्या होगा, बी नोट आपने भी निकाल ही लिया होगा, अगेन साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि क्या आप निकाल चुके हो प्रीवियसली, क्या आप निकाल चुके हो, ओमेगा और के सेम रहेगा भाई। कभी भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिसमैच नहीं हो सकती, अदरवाइज वो आपको सेम टाइम पर मैक्सिमम सेम टाइम ऑफ मिनिमम पैटर्न नहीं मिलेगा। अगर आपने एंगल चेंज कर दिया इसका मतलब दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस आ गया। देखो फेज डिफरेंस जीरो कैसे डिफाइन हो रहा है, देखो साइन की वैल्यू सेम है ना, के सेम, टी सेम, एक्स सेम, सब कुछ सेम, इसलिए हम बोलते हैं कि फेज डिफरेंस दोनों में जीरो है, क्लियर है। अब यहाँ पर हमको स्पेक्ट्रम डिफाइन करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन है वैसे, देखो ये भी भाई, ये वाला क्वेश्चन भी खुद से कर सकते हो। देखो कितने क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे। गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हारे लिए यार।
तुम एक बार बस वीडियो देखो, उसके बाद ईएमएफ तुम्हारा इस तरह से पक्का हो जाएगा कि यार इससे जितने मर्जी क्वेश्चन आ जाए आपको लगेगा कि यार ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बेशक आप दाएं हाथ से लिखते हो लेकिन आप बोलोगे यार ये तो बाएं हाथ का खेल है, राइट। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, यहाँ पर के ओमेगा दे रखा है। देखो इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, ड्यू टू सम विजिबिलिटी प्रॉब्लम शायद आपको नजर ना आई है। इक्वेशन दे रखी है भाई by इक्वल्स टू 8 इंटू 10 की पावर -6, फिर दे रखा है साइन, फिर दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर 11, फिर दे रखा है t प्लस 300 पाई x, यहाँ पर दे रखा है टेस्ला। ठीक है भाई, आइडेंटिफाई करना आसान है, ये चीज डेफिनेटली ओमेगा है, ये चीज डेफिनेटली k है, राइट। और दोनों साइन पॉजिटिव है तो इसका मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव डायरेक्शन होगी। किसकी नेगेटिव डायरेक्शन होगी? जो k के साथ लेटर लिखा हुआ है वो क्या है? x। क्या पूछा आपसे इसमें? वेवलेंथ बताओ भाई, वेवलेंथ। क्या वेवलेंथ नहीं निकलेगी तुमसे? 2 पाई बाय लैम्डा इक्वल्स टू k पता है, 2 पाई पता है, लैम्डा निकाल दो यहाँ से। और क्या पूछा तुमसे? एक्सप्रेशन निकालो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का। भाई कितनी बार ये बताना पड़ेगा मुझे कि E नोट और B नोट का जो रेशो है वो C है, यहाँ से E नोट आ जाएगा। E नोट कितना आ जाएगा? B नोट C, B नोट का वैल्यू प्लेस कर दो, C का वैल्यू प्लेस कर दो और फॉर्मूले में फिट कर दो। ठीक है, देखो ये चीज तो मुझे पता है कि जब भी नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा मैग्नेटिक फील्ड होगा y एक्सिस में और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा z एक्सिस में। 2-3 क्वेश्चन पहले क्वेश्चन आया था बिल्कुल सेम, राइट। वही ई क्रॉस भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बच्चों क्लियर हो गया होगा, राइट। मुझे यार कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपको मजा आया पढ़ने में, राइट। क्योंकि दिस इज जस्ट अ स्टार्टअप। इससे पहले ऑफलाइन में अपना रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा था, पता नहीं कितने IITians कितने बच्चों का NIT में सिलेक्शन है। बट हाँ, यूट्यूब जो है ये अलग तरह की दुनिया लगी। अदरवाइज मेरा कोई विचार नहीं था यूट्यूब पर आने पर। मैं देख रहा हूँ कि मेरे शहर के बहुत सारे टीचर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनसे मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिली है, राइट। चाहे वो कोई भी हो, यूट्यूब पर जो भी अच्छा कर रहे हैं तो तुम लोग ये बनाने वाले हर एक टीचर को, राइट। और हम कोशिश करेंगे बच्चों की आपके लिए पूरा तन मन धन झोंक दे अपना पूरी तरह से, राइट। चलो जी, एक और क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि कोई भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी यानी कि म्यू का वैल्यू दे रखा है 2 इंटू 10⁻10 और एम्पलीट्यूड दे रखा है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। मतलब ई नोट दे रखा है अपने को 40 वोल्ट मीटर इनवर्स। ठीक है भाई, क्या पूछे? वेवलेंथ। क्या तुम वेवलेंथ नहीं निकाल सकते मेरे बच्चों? वेवलेंथ निकालनी है। वेवलेंथ कैसे निकाले? म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा लगा दो, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय म्यू, हो गया। 3 इंटू 10⁻8 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी कितना? फ्रीक्वेंसी है 2 इंटू 10⁻10। ठीक है भाई, फाइन। एनर्जी डेंसिटी बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की। भाई साहब क्या बात है, एनर्जी डेंसिटी निकालनी है। कैपेसिटर अगर आपने ढंग से करें तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यहाँ पर ई नोट लगा देना। तो अगर मैं ऐसे करूँगा तो मुझे एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और ई नोट आप निकाल लोगे यहाँ से, गिवन ही ई नोट आपको। क्लियर है बात अपने को? तो ये इसमें लॉजिक लगना था यार। आगे चले, आगे कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको दूं। मेरी सिक्स्थ सेंस क्या है कि ये क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। इस सिक्स्थ सेंस के लिए ना मुझे एक ब्लैंक पेज की तरफ जाना पड़ेगा। देखो, एक क्वेश्चन मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करता हूँ। ये क्वेश्चन शायद एनसीईआरटी में भी है कहीं ना कहीं। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए, आप कैसे डिफाइन करोगे? देखो, अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रूफ दैट एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो सॉरी, prove that energy density of magnetic field is equal to energy density of इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे प्रूफ करोगे भाई? प्रूफ करना आ जाए तो कैसे प्रूफ करोगे? ठीक है, तो देखिए इसको करना। देखो, सबसे पहले मैं लिखता हूं एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो UE किसके बराबर होगा भाई? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर या ई स्क्वायर, फाइन इट इज। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी B स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, राइट। तो हम एक काम कर सकते हैं, एक रिलेशन उठा सकते हैं जो हमको पता भी है भाई। C का मतलब होता है 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और एक और चीज,
ई नोट को मैं लिख सकता हूं बी नोट इंटू सी। ठीक है, ये बात अभी हमने डिस्कस भी करी है। ओके फाइन। अब अगर इसको हम आगे प्रोसीड करें, देखो यूई को हम लेकर चलते आगे, ये हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नोट, ई नोट की जगह क्या आ जाएगा बी नोट सी होल स्क्वायर। तो यूई क्या हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नोट, ये हो जाएगा बी नोट स्क्वायर सी स्क्वायर। यूई क्या हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नोट, बी नोट का स्क्वायर है और बी नोट के स्क्वायर को हम बी नोट स्क्वायर आ गया ना यहाँ पर, ठीक है, बी नोट का स्क्वायर को एज इट इज रख देते हैं बी नोट का स्क्वायर। सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसका अगर हम स्क्वायरिंग करें तो ये लिखा जाएगा 1 बाय में म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, रूट कैंसिल हो जाएगा राइट। एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट क्या भाई साहब, जो एनर्जी डेंसिटी है वो कितनी आ गई बी नोट स्क्वायर बाय 2 म्यू नोट, हेंस इट इज वेरीफाइड। देखो ये सेम चीज आ गई, हेंस इट इज वेरीफाइड राइट। तो ये क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है बच्चों। तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंप्लीट पोस्टमार्टम। अभी और क्या इसके अंदर है, देखो इसके अंदर और क्या है वो भी बता देता हूँ। इसके बाद इसमें आएगा पैटर्न, ठीक है, ईएम वेव स्पेक्ट्रम जिसको बोलते हैं। भाई देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में टोटल 7 फैमिलीज है वेव की, ठीक है। मैं अगर उसको डिफाइन करूं तो मैंने एक तरीका बना रखा है, वो है रमी वक्स जी। रमी वक्स जी, बहुत सारी ट्रिक बनाई जा सकती थी सेंटेंस में, लेकिन मैंने बनाया एक सिंपल सा वर्ड रमी वक्स जी। इसको 4-5 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा, रमी वक्स जी। ओके, यहां पर इस आर का मतलब थोड़ा सा, इस आर का मतलब होगा बच्चों रेडियो वेव राइट। इस एम का मतलब होगा बच्चों माइक्रोवेव, इस आई का मतलब होगा बच्चों इंफ्रारेड, इस वी का मतलब होगा बच्चों विजिबल, इस यू का मतलब होगा बच्चों यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इस एक्स का मतलब क्या होगा एक्सरे, और इस जी का मतलब होगा गामा, सबसे खतरनाक रेस राइट। अगर पेपर में क्वेश्चन आ सकता है तो क्या आ सकता है, देखो इस पे भी देख लो, ये थोड़ा सा इजी वाला पार्ट है इसमें। क्वेश्चन बन सकता है मेरे बच्चों ये, आर एम आई वी यू एक्स जी, इस तरह से मैंने लिखा। कुछ बातें जो मुझे पता होनी चाहिए, देखो यहाँ पर ना याद करने का तरीका एक और भी है जिससे तुम थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो, ठीक है, जैसे आपको थोड़ी हेल्प भी मिल जाएगी। जो यहाँ पर ये वी है ना, ये वी का मतलब है विजिबल। विजिबल के अंदर आता है वही विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड राइट। तो विजिबल की जो वेवलेंथ है वो बेसिकली 490 नैनोमीटर से तकरीबन 720 नैनोमीटर या 700 नैनोमीटर भी देखा कई बुक्स में, इतनी होती है। आपको एक आइडिया होगा कि भाई जो यहाँ पर वेवलेंथ रेंज है वो नैनोमीटर्स में है। 490 नैनोमीटर का मतलब हो गया तकरीबन 10 की पावर -7, ये ऑर्डर है 10 की पावर -7। ओके, अब रेडियो की जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ को अगर मैं डिफाइन करूं, रेडियो की वेवलेंथ मैक्सिमम है, इसकी वेवलेंथ होती है मीटर से किलोमीटर्स में, 10 टू पावर -1 से 10 टू पावर 2 या 3। वो आप एनसीईआरटी में से डाटा देख लेना, क्योंकि मेरा काम क्रैम कराना तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, ये मैं आपको बता सकता हूँ। गामा की जो वेवलेंथ होगी बेटा वो होती सबसे कम, मिनिमम वेवलेंथ, ठीक है। क्या तुम समझे इस बात को, मतलब ये वाला जो ऑर्डर रहेगा ये 10 की पावर -7 के आसपास रहेगा, यानी कि यहां से यहां तक वेवलेंथ में कंटिन्यूअसली डिक्रीज करना है और यहां तक और ज्यादा डिक्रीज करना है। एज यू नो दैट कि भाई जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। इसका मतलब जो रेडियो है इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, लीस्ट, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैक्सिमम। और एक और बात, रेडियो वेव्स की एनर्जी लीस्ट एनर्जी होगी, लीस्ट एनर्जी। हमारे आसपास बहुत सारी रेडियो वेव्स है जो 24 घंटे हमारे आसपास ही मौजूद है, हमारी बॉडी में से पास हो रही है, और रेडियो सिग्नल तो अपने फोन में भी कैच कर रहे हैं, लेकिन हमको उससे कोई डैमेज नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, है ना। तो लीस्ट, देखो डैमेज वाली प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है, ये अल्ट्रा वायलेट से जो बोलते हैं ना कि स्किन कैंसर और ये सब, ये लास्ट वाली थिंग थोड़ी सी डेंजरस है राइट। तो लीस्ट एनर्जी गामा की एनर्जी क्या होगी, हमेशा मैक्सिमम,
ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? h इंटू म्यू, म्यू का मतलब है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो इसका मतलब एनर्जी भी ज्यादा होगी। फाइन। और अगर मैं थोड़ा सा और आगे चलूं, देखो हर एक वेव के मुझे पता होने चाहिए यूजेस, कम से कम 2 यूज, कम से कम, राइट? जैसे कि मैं रेंडमली पिक करूं, माइक्रो का यूज का होगा, माइक्रो का यूज का होगा, सोचो दिमाग में। ये क्रैम करने वाला पार्ट देखो मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस करने वाला, जो मेन पार्ट था मैं डिस्कस कर चुका हूँ। माइक्रो का यूज का होगा रडार सिस्टम में, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, व्हाई माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन रडार सिस्टम, ठीक है? रडार सिस्टम में और कहां पर यूज होगा? माइक्रोवेव ओवन में फॉर कुकिंग फूड, राइट? इसी तरह से ही अगर मैं आपसे पूछ लेता हूँ एक्सरे का यूज का होगा, एक्सरे का डिटेक्टिंग फ्रैक्चर बोन्स, स्टडी ऑफ क्रिस्टल्स, राइट? तो इस तरह से 2 यूज आपको इसके पता होने चाहिए। अगर मैं आपसे पूछता हूँ विजिबल का यूज कहां पर होगा? फॉर क्लिकिंग ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑफ दिस एनवायरमेंट, राइट? ऐसा बोल सकता हूँ। और क्या बोल सकता हूँ? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में अगर आपने माइक्रोस्कोप को यूज करना है, अगर उसके ऊपर विजिबल लाइट टकरा कर आपके ऑब्जेक्टिव लेंस में आएगी और आईपीस के थ्रू आप उसको देखोगे तभी तो वो वर्क करेगा। एस्ट्रोनॉमी में अगर आप किसी प्लेनेट को देखना चाहते हो तो उस पर विजिबल लाइट का गिर कर टकरा कर आपकी आंखों तक आना बहुत जरूरी है ना? तो कॉमन सेंस वाली बातें हैं। गामा रेस का यूज कहां पर होगा भाई? ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में, ट्यूमर्स के ट्रीटमेंट में, राइट? ये सब चीजें यूजेस वाला जो पार्ट है वो खुद भी आप देख सकते हो, यूजेस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर और वेवलेंथ का ऑर्डर मैंने आपको बता दिया। पेपर में क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि भाई गामा रेज, इंफ्रारेड रेज, यूवी रेज, राइट, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ एंड राइट वन यूज ऑफ ईच। तुम लिख दोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट? हम सीधा चलते हैं वेव की प्रॉपर्टीज पर। क्या क्या प्रॉपर्टीज है जो मुझे पता होनी चाहिए? जैसे कि फॉर एग्जांपल, इसको यार मैं पीडीएफ में से ही पढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा एनर्जी भी बचेगी और टाइम भी बचेगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज तो खैर आपको पढ़नी है। आई डोंट नो कि आपको मतलब नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा, मैं फिर भी थोड़ा सा जूम करके इसको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि कुछ बातें जो मुझे पता होनी चाहिए बच्चों वो ये है, देखो जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले लिखा है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो ट्रेवल करती है स्पेस में विद द स्पीड ऑफ लाइट। चाहे वो कोई मर्जी भाई, कोई मर्जी वेव हो, कोई मर्जी हो, चाहे वो एक्सरे हो, चाहे वो यूवी हो, चाहे वो इंफ्रारेड हो, सभी की जो स्पीड है वो होगी स्पीड ऑफ लाइट। कोई भी ऐसा नहीं कि कम ज्यादा से मूव करेगी, नहीं, सब कुछ सही है, बराबरी का हिस्सा है, सब में सब बराबर एक ही वेलोसिटी से मूव करेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है भाई वो न्यूट्रल है, ना तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट होगी ना मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट होगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप दो मैग्नेट्स रख दो, एक दीवार पे एक मैग्नेट, दूसरी दीवार पे दूसरा मैग्नेट, अगर आप एक लेजर लाइट को थ्रो करोगे तो सीधा ही ट्रेवल करेगी, वो ऐसे डिफ्लेक्ट नहीं होगी, राइट? तो न्यूट्रल होती है ये वेव, राइट? और क्या इसके अंदर गिवन है? और क्या गिवन है बच्चों? तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको अगर हम ऐसे कर दें तो सारा कुछ चला गया, तो उंडू करना पड़ेगा। और मुझे क्या पता होना चाहिए? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है भाई वो, यहां पर देखो वही बात लिखी है जो मैं आपको बता ही रहा था। क्या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा सेम फेज के अंदर होगा। सेम फेज का मतलब होता है फेज डिफरेंस 0, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, राइट? हमेशा मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशो है, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशो है बच्चों, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो है बच्चों वो आपको देगा क्या? स्पीड ऑफ लाइट, जैसे कि यहाँ लिखा भी हुआ है, राइट? वो क्या देगा आपको? स्पीड ऑफ लाइट। तो E बाय बी को हम लिख सकते हैं C, और C का मतलब तो ये भी है, राइट? ये फैक्टर हमेशा कितना आएगा? 3 × 10⁸ आप कैलकुलेट कर सकते हो। किसी भी मीडियम में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होगी वो कम हो जाएगी। ये बात मैंने आपको बताई कि क्यों कम होगी, ठीक है? इसके अलावा जो सबसे पहले इस वीडियो को बस अब खत्म करके डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर आपके लिए ड्यू लेक्चर की वीडियो शूट करेंगे हम। इसके बाद ये बोला है कि भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो
उसके अंदर जो एनर्जी है ना मैग्नेटिक फील्ड की और इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो बराबर प्रोपोर्शन में है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेंट है और मैग्नेटिक फील्ड कम है, और ऐसा भी नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड डोमिनेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। बोथ आर हैविंग सेम, अभी हमने प्रूव करा ना, जितना एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड उतनी एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है, मैग्नेटिक भी और इलेक्ट्रिक भी, कोई भी डोमिनेट नहीं है। तभी तो शायद न्यूट्रल है वो, है ना, तभी तो वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रही, तभी तो उसका कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं है, तभी इसका कोई इलेक्ट्रिकल इफेक्ट नहीं है। इसके बाद एक और बात जो इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बच्चों, वो है ट्रांसवर्स नेचर की। ट्रांसवर्स नेचर का मतलब कि भाई अगर ये डायरेक्शन है वेव की, तो पार्टिकल का जो ऑसिलेशन है वो परपेंडिकुलर टू वेव मोशन है। मतलब कि अगर इस तरह से पार्टिकल ऑसिलेट करे वेव के परपेंडिकुलर, तो ऐसे नेचर को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स। ठीक है, तो ट्रांसवर्स नेचर होता है वेव का। साउंड वेव की बात करूं, साउंड वेव का नेचर क्या होता है भाई, अगर ये वेव मोशन है तो 0 डिग्री या 180 डिग्री, या तो पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ आएंगे या एक दूसरे से दूर जाएंगे, कंप्रेशन रेफ्रैक्शन बनेगा, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, राइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, ट्रांसवर्स नेचर की है। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि चैप्टर का कंटेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बट हाँ फिर भी जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की और वीडियोस लेकर आऊंगा, जैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना 25 ब्लॉकबस्टर प्रॉब्लम्स नाम से एक ऐसी सीरीज चलाई जाए जिसमें मैं आऊँगा 1 घंटे में 25 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, विच आर हाईली एक्सपेक्टेड फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। मतलब फिजिक्स का पेपर आने ही वाला है भाई, मुझे नहीं पता कि आप इसको इंग्लिश के पेपर से पहले देख रहे हो या इंग्लिश के पेपर के बाद देख रहे हो, बट जब भी आप देख रहे हो तो मैं बता रहा हूँ कि कंटेंट तो मैं करवा रहा हूँ वन शॉट में, न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन एग्जाम से पहले मैं दोबारा से एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं 25 ब्लॉकबस्टर प्रॉब्लम्स कराऊंगा, ठीक है, 10 ब्लॉकबस्टर डेरिवेशंस कराऊंगा। तो इस तरह की हम सीरीज चलाने वाले हैं, राइट। लेकिन ये सब कुछ तब होगा जब हर एक वीडियो पर आप अच्छा सा अपना सपोर्ट दिखाओगे और हर एक वीडियो को आप शेयर करोगे, राइट। क्योंकि हमारा जो चैनल है वो ग्रोइंग फेज में है, अगर हमारे चैनल की ग्रोथ होगी तो ऑब्वियसली हम और ज़्यादा मोटिवेट होंगे, आपका प्यार हमको और ज़्यादा मोटिवेट करेगा कि हम और अच्छा कंटेंट इस पर डाल सके, राइट। तो आने वाले टाइम में क्वांटम एकेडमी का जो चैनल है, मुझे लगता है कि आज से 1 साल बाद अगर कोई बच्चा मुझे फ्यूचर में देख रहा है, 2023-24 में इस वीडियो को देख रहा है, तो शायद हमारे चैनल पर आज 1 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ये मैं फ्यूचर इमेजिन कर पा रहा हूँ क्योंकि आप बहुत अच्छा प्यार दे रहे हो और बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो, राइट। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। वन शॉट हमने कंप्लीट किया, इसके बाद जो अगला वन शॉट आएगा जल्दी ही वो आएगा ड्यूल नेचर पे, राइट। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर इंग्लिश एग्जाम और ऑल द बेस्ट फॉर योर फिजिक्स एग्जाम। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टाटा, गुड बाय, बाय बाय।